हाँ, अब लेंगे अपने चैप्टर 12 के क्वेश्चन आंसर। और जो प्रश्न उत्तर अपन ले रहे हैं इसके अंदर सारे प्रश्न उत्तर सिलेक्टेड है, इनको ढंग से पढ़ लिया तो बस इनके बारे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। बुक के जो अपने चैप्टर के पीछे दे रखे हैं वो तो सारे हैं ही हैं, उनके अलावा और कितने मोस्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो अपन ने ले लिए हैं, जो एग्जाम में आए हुए भी हैं और आने के पूरे चांसेस है। बस अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। आरो बाग सेकंड वाली जो आपकी बुक है उसका जो चैप्टर 12 है, ठीक है, बाजार दर्शन जयेंद्र कुमार के जो लिखे हुए हैं उनका सारांश पढ़ लिया, इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं, गद्यांश भी पढ़ लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो बाजार का जादू कैसे अपन कहते हैं ना, बाजार का जादू चढ़ गया इसलिए यार 1000 रुपये की शॉपिंग करनी थी यार, मैं 5000 करके लिया यार, ज़रूरत से ज़्यादा होगी, फिर पछताचे करा के। तो जो पश्चाताप होता है वही चीज़ है कि बाजार का जादू चढ़ने पर व्यक्ति अधिक से अधिक वस्तु खरीदना चाहता है। इसका मतलब वो है कि बाजार का जादू चढ़ गया, तब वो ये सोचता है कि बाजार में बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ है, ये क्या शानदार लग रहा है, वो सब लग रहा है। उसके पास कम चीज़ें और उसके पास में तो कम ही चीज़ें, यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, मार्केट में क्या शानदार चीज़ें हैं, और वो और ज़्यादा खरीदने की कोशिश करता है। वह लालच में आकर गैर ज़रूरी, जो जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी, वो गैर ज़रूरी चीज़ें वो खरीद के ले आता है। और परंतु जब बाजार का जादू उतरता है, ठीक है, जब उतर जाता है तो वह उसे वस्तुएं अर्थात अपने द्वारा खरीदी गई वस्तु अनावश्यक लगती है, निरर्थक लगती है और आराम में खलल डालने वाली लगती है। आराम में खलल का मतलब है और ज़्यादा आलस्य पैदा करने वाली लगती है कि अरे यार कोई मतलब ही नहीं थी यार, फालतू लिया है, ठीक है। और ऐसी कुछ ऐशो आराम की चीज़ें ले आता है कि उससे वो सोचता है कि मैं लाइफ और मैं अच्छी ग्रोथ करूँगा, ग्रोथ नहीं कर पाता, उल्टा वो जो उसकी जो आराम थी उसमें डिस्टर्बेंस पैदा हो गया उल्टा। कैसे, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। आज आधी से ज़्यादा जनरेशन मोबाइल पे बहुत बिजी है। आप कभी नोटिस करना, इतनी दुनिया मोबाइल पे लगी पड़ी है। छोटे छोटे बच्चे पता जाने इंस्टाग्राम वगैरह 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 बना लेते हैं, ऐप फेसबुक वगैरह सब चलाते हैं। न जाने उनके पास में कोई गेहूं की बोरी पहुंचा रहे हो घर पे वो इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह, ठीक है, एक शौक के तौर पे थोड़ा सा चला लिया, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा बिजी रहना उसमें 8-8 10-10 घंटे निकाल देते हैं। आपको पता है, सिर्फ कुछ बस फोटो में देखते रहते हैं बैठे बैठे, कोई मतलब नहीं है। वो लोग जो है वो अपना मतलब कहते हैं टाइम पर आराम ही नहीं कर पाते, सो ही नहीं पाते। खूब सारी महिलाएं देखना जो अपने बच्चों पे ध्यान कम देती है, मोबाइल पे ध्यान ज़्यादा देती है। तो ये इतने गंदे काम हो रहे हैं, मतलब बेकार तरीके से डिस्टर्बेंस हो रहा है लाइफ का। वही वाली चीज़ अगर मोबाइल ना होता तो अपने बच्चों पे ध्यान दे पाती, उनको स्टडी करवा पाती, या और भी उनकी अच्छी परवरिश होती। वही चीज़ है कि जब घर आके उस जादू उतरता है तब पता चलता है कि अरे तो उल्टा आराम में ज़्यादा खलल डाल दिया। कहाँ 8-10 घंटे सोते थे, अब 6 घंटे 4 घंटे की नींद पूरी नहीं होती। तो ये सब बातें हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि बाजार में भगत जी के व्यक्ति, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। भगत जी से तो बहुत कुछ सीखना ही सीखना है। देखो अपन को भगत जी से जो कंट्रोल किया है, जो जितना वो ज़बरदस्त है। तो बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? या फिर अथवा में लिखा है आपके कि भगत जी का आचरण समाज में शांति और समता की स्थापना में किस प्रकार सहायक हो सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं गारंटी लेता हूँ कि पूरे चांस है कि आज नहीं तो कल बोर्ड के एग्जाम में आएगा ही, 100% आएगा। तो ध्यान से समझो कि भगत जी बाजार में आंखें खोल कर चलते हैं। बिल्कुल आंखें खोल कर चलने का मतलब है बिल्कुल सजग होकर, तैयार होकर कि नहीं, मैं इनके किसी के भी बहकावे में नहीं आऊँगा। आंखें खोल कर चलते हैं, लेकिन बाजार की चमक दमक देख कर वे भौचक के नहीं होते। ऐसा नहीं है कि बस आंखें खोल कर इधर भी देख रहे हैं इधर भी देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भौचक के हो जाए, लालच में फंस जाएं। उन पर बाजार का जादू नहीं चलता। कोई असमंजस नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, ऐसे भी असमंजस में भी नहीं है वो, ऐसा कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं है। असमंजस का मतलब कन्फ्यूज़न, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता। वे वहाँ बिल्कुल संतुलित रह के, बैलेंस रह के सब कुछ देखते रहते हैं। वे खुली आँख, संतुष्ट मन, कहते हैं ना मन भरा, नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए। कोई पूछता सर आइए आपके शर्ट बहुत मस्त लगेगा, देखो जैकेट क्या शानदार लग रही है आपके ऊपर, कि नहीं बेटा तू पहन, मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। तो खुली आंख, संतुष्ट मन और प्रसन्न हृदय से चौक बाजार में चले जाते हैं। उन्हें काला नमक और जीरा खरीदना है, इसलिए वे पंसारी की दुकान पर सीधा जाते हैं और अपना ज़रूरी सामान खरीद कर लौट आते हैं। इस तरह बाजार के प्रति उनका जो व्यक्तित्व है और निर्लिप्त का मतलब बिल्कुल उसमें लिप्त नहीं होता। एक तो होता है लिप्त हो जाना, मतलब उसमें खो जाना, उसमें इन्वॉल्व हो जाना। एक होता है निर्लिप्त, इन्वॉल्व नहीं होना, दिखाया गया है। भगत जी का ऐसा आचरण निश्चय ही समाज में शांति स्थापित करने में बहुत सहायक हो सकता है। बिल्कुल शांति कैसे? देखो आप कभी देखना, जो मीडियम फैमिली के लोग हैं,
1000 रुपये की शॉपिंग करनी थी, 5000 रुपये की शॉपिंग करके ले आए। अब घर में कलश हो गया, घर में लड़ाई झगड़े हो गए क्योंकि पैसे है नहीं। ज़रूरतमंद वाइफ कह रही कि क्यों खरीद के लाई, क्या ज़रूरत थी, ये वो। तो मतलब जो शांति है वो बनी नहीं रहेगी। लेकिन अगर भगत जी को फॉलो करोगे तो बिल्कुल समाज में शांति बनी रहेगी। समाज में अधिक से अधिक सामान जोड़ने की भावना, दिखावे की जो प्रतिस्पर्धा है कि ये उसके पास फॉर्चूनर है तो मैं भी फॉर्चूनर लेके आऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका स्कॉर्पियो तो मैं स्कॉर्पियो लाऊँ, ये सब जितनी भी अशांति वो उत्पन्न हो जाएगी, प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाएगी वरना तो, ठीक है। लेकिन इसमें फिजूल खर्ची और महंगाई भी बढ़ती है। इच्छाओं का दमन न होने से संतोष पनपता है, ठीक है। घृणा द्वेष बढ़ता है। तो भगत जी के समान आचरण से समाज में शांति स्थापित बिल्कुल हो सकती है। बहुत बढ़िया चीज़ें ये एज इट इज, ऐसा कैसा कोई आंसर जो लिख के आना है। तीसरा, बाजारूपन। बाजारूपन से क्या मतलब है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है बाजार की सार्थकता किस में है, मतलब बाजार की जो सार्थकता है वो किस में है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सही है। तो बाजारूपन का आशय ये है ऊपरी चमक दमक और कोरा दिखावा। बाजार रूपन मतलब बाजार के रूप आ जाना। इसका मतलब है सिर्फ ऊंची दुकान फीके पकवान वाली बात है, एकदम लाइटिंग वाइटिंग करी हुई रहेगी, दिखावा ज़्यादा होना, अर्थात व्यवहार का सस्तापन। व्यवहार का सस्तापन, ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे मतलब वही बात है, अगर वही चीज़ खराब निकल गई तो वापस जब आप चेंज कराने जाओगे तो इतना समूह कहेंगे हम ये काफ़ी बदल जाएंगे। तो जिसके लिए व्यक्ति किसी भी स्तर पर उतर आता है, इसी तरह व्यापारी जो हैं वो बेकार की चीज़ों को आकर्षक बनाकर जो कस्टमर हैं उनको ठगने लगते हैं। तो वहाँ बाजारूपन आ जाता है। बाजारूपन कि आप ये सर ये खरीदिए तो इसके साथ में ये फ्री मिल जाएगा, ये फ्री मिल जाएगा, जबकि वो चीज़ सब फालतू होती है, हमें चाहिए ही नहीं। अपने कहते हैं यार शर्ट ले लेंगे ना तो इसके साथ में ये चीज़ फ्री है, जबकि वो चीज़ हमारे कोई काम की नहीं है, उसके बिना भी काम चल रहा था। तो ये सोचो पागलों, 1500 रुपये की कोई चीज़, सपोज अपने 1500 रुपये कोई शर्ट खरीदा, हमें शर्ट चाहिए था सपोज 1000 रुपये का, लेकिन 1500 रुपये उसने कहा कि ये बैग फ्री, ये बैग आपको शानदार बैग है वो फ्री मिल रहा है। अब उस बैग की अपने ज़रूरत नहीं है, बैग तो है घर पे, फ्री मिल रहा है, ले लिया। 1000 रुपये की जगह 1500 रुपये दे के आ गए, ये भी नहीं सोचा कि शर्ट प्लस बैग दोनों के उसने पैसे इंक्लूड करके आपसे ले लिए, वो खुश हो गए। बिना बैग के भी काम चल सकता था, लेकिन उस बहकावे में आके 1000 की जगह 1500 रुपये दे के और बैग और शर्ट दोनों लेके आ गए, जबकि बैग कोई काम का नहीं है। तो ये सब बातें हैं जिनका अपन को बिल्कुल भगत जी से सीखना चाहिए, ठीक है। तो वो ठगने लगते हैं, वहाँ बाजारूपन आ जाता है। और ग्राहक जब क्रय शक्ति के गर्व में कहता है ना कि ओ मैं तो अभी देखना भी जाऊँगा, 5 मिनट में खरीद के लाऊंगा, जो ईगो है, गर्व जो है, उस गर्व में पैसे से गैर जरूरी चीज़ों को भी खरीद कर विनाशक शैतानी शक्ति को बढ़ावा देता है। मार्केट को विनाशक शैतानी शक्ति का मतलब है ज़बरदस्ती उनको और ज़्यादा पावरफुल बना देना। आप अगर अपन समझ जाएं, कस्टमर अगर समझ जाएंगे ना, तो कोई भी दुकानदार उतना नहीं होगा, लेकिन उसे पता है कि कस्टमर को कैसे उल्लू बनाना है, तो उसे बोलते हैं विनाशक शैतानी शक्ति। अपन उल्लू बन जाते हैं और जो विनाशक शैतानी शक्ति है मार्केट की वो और ज़्यादा मजबूत हो जाती है, उसको बढ़ावा मिलता है। तो वहाँ बाजारूपन बढ़ता है। इस प्रवृत्ति ने न हम बाजार से लाभ उठा पाते हैं, न तो हम मार्केट का फ़ायदा उठा पाते हैं, ठीक है। क्योंकि मार्केट का फ़ायदा कब उठाना है, कैसे उठाई जाता है कि जब मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत थी वहाँ जाके तुरंत लेके आ गया, दैट्स इट, तो मेरे को बेनिफिट हुआ ना मार्केट का। लेकिन मैं ज़बरदस्ती ऐसे ही ला रहा हूँ, वो ले आऊँ, तो फिर मैं मार्केट का फ़ायदा नहीं उठा रहा हूँ, वहाँ पर उल्टा नुकसान कर रहा हूँ। और नए बाज़ार को सार्थकता प्रदान करते हैं। सार्थकता का मतलब है बाज़ार भी तो अच्छा होना चाहिए, उसमें अच्छे लोग कैसे रहेंगे जब हम ही खुद गलत हैं, उसके बेखाव में आ रहे हैं, तो फिर वो अपन को और ज़्यादा उल्लू बनाने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग बाज़ार की चकाचौंध में न आकर अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदने लगते हैं या खरीदते हैं, इसी प्रकार दुकानदार भी कस्टमर को, ग्राहकों को उचित मूल्य पर आवश्यकता अनुसार चीज़ें बेचते हैं, उन्हें लोभ लालच में रखकर ठगते नहीं है। तो इसमें बाज़ार की सार्थकता है, बिल्कुल सार्थकता तभी होगी। जैसे आपने देखे होंगे खूब सारे दुकानदार ऐसे होते हैं जो अपनी फिक्स रेट रखते हैं, कोई बेफजूल का ऐसा कोई प्रचार मार्केटिंग नहीं करते, विज्ञापन वगैरह नहीं लगाते, फिक्स उनकी रेट है, अच्छी चीज़ क्वालिटी की चीज़ रखते हैं, कोई मिक्स मिलावट नहीं है, तभी उनके साथ भीड़ भी उनकी दुकानों पर लगी रहती है। अपन देखना वो चीज़ अगर वैसा हो और हम भी उनके जो अपन को उल्लू बनाते हैं, सस्ते सस्ते कुछ ऐसी बातें करते हैं सस्ते की, आप 1000 रुपये पे 4 शर्ट लीजिए, वो लीजिए, वो तो उन बहकावे में अगर अपन आ जाते हैं तो फिर वो बाज़ार की जो सार्थकता है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमें भी संभल के रहना है, प्लस अच्छे दुकानों वालों को भी अच्छा व्यवहार करना है हमारे साथ में, तो हम कह सकते हैं कि हाँ मार्केट में सार्थकता है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी बन गया। फोर्थ है कि बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है तो सिर्फ और सिर्फ परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति देखता है वो, कि कौन बंदा कितना खरीद सकता है, कैपेसिटी, ठीक है।
दुकानदार तो ये भी देख के रेट फिक्स कर लेते हैं कि बंदा आया किस में है, ऑटो में आया है, साइकिल पे आया है, मोटरसाइकिल पे आया है, फिर फॉर्च्यूनर में आया है, फिर कौन सी स्विफ्ट में आया है, कौन सी कार में आया है, उससे भी उस अकॉर्डिंग कहते हैं ना चेहरा देख के तिलक करना, तो चेहरा देख के तिलक करता है दुकानदार, ठीक है, ये सब फर्क पड़ता है उसका। तो इस रूप में वह इस एक प्रकार से सामाजिक क्षमता की भी रचना कर रहा है। क्या आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? बिल्कुल आंसर लिखेंगे अपन कि बाजार का काम क्या है? बाजार का काम है वस्तुओं को बेचना, विक्रय करना। विक्रय का मतलब बेचना, विक्रय करना होता है। बाजार को कस्टमर चाहिए, बस ग्राहक चाहिए। उससे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, या मतलब नहीं है कि ग्राहक कौन है, किस जाति का है, किस धर्म का है, पुरुष है या स्त्री है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको कस्टमर चाहिए, अपनी चीज़ बेचनी है, ठीक है। वह तो सभी ग्राहक के रूप में, सभी को एक कस्टमर के रूप में या ग्राहक के रूप में देखता है, तथा उसकी क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर से ही मतलब रखता है कि कोई बंदा कितना खरीद सकता है, उतना ही अच्छा उसके लिए ग्राहक हो जाएगा। जैसे आप कभी जाना किसी दुकान पे, आप 5,000 की शॉपिंग करना, वो आपको गाड़ी तक छोड़ने के लिए आएगा, ले लो सर, या मैम मैं आपके सामान रख देता हूँ, ये जरूर आएगा, ये हमारा कार्ड लीजिए, जरूर आएगा, पानी लो मैम, पानी लो सर, चाय कॉफ़ी, मतलब वो आपको, क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर समझ गया, वो समझ गए। तो जो व्यक्ति चीज़ें खरीदने की शक्ति नहीं रखता, बाजार के लिए भी बिल्कुल कोई मतलब का नहीं है। जो चीज़ें खरीदता नहीं है, मार्केट के लिए वो निरर्थक है, वो कस्टमर किसी काम का नहीं है उनके लिए। इस रूप में देखा जाए तो हम लेखक के इस मत से बिल्कुल सहमत हैं कि बाजार, बिल्कुल सही बात है इस राइटर की, जिन्होंने ये बात कही है कि जाति धर्म लिंग नहीं देखता, बिल्कुल सही नहीं देखता, किसी के साथ में भेद मिटाकर सामाजिक समता की विरचना करता है। ये बात तो है, ऐसा नहीं कि कोई जाति धर्म के स्पेशल कपड़े दे रहा है, ऐसा नहीं। मार्केट से हम एक चीज़ जरूर सीखते हैं कि ये बिल्कुल सामाजिक समानता पैदा करता है, सभी को समान नज़र से देखता है। इसके लिए सारे कस्टमर, जब तक उनकी क्रय शक्ति है, बस अच्छे हैं। परंतु हम एक बात से ये भी ध्यान रखेंगे, परंतु हम एक बात से पूरे सहमत नहीं है। कौन सी बात से? क्योंकि जो परचेजिंग पावर है, जो क्रय शक्ति न रखने वाला व्यक्ति है ना, वो स्वयं को दूसरों से हीन समझता है। अब जैसे बड़ी सी गाड़ी में 2 जने आए, हस्बैंड वाइफ आए, और वो वहाँ पर आके 50-60 हज़ार की शॉपिंग करके चले गए। पास में एक गरीब व्यक्ति खड़ा था, उसको एक शर्ट लेना था 1000 रुपये का, लेकिन उसने सोचा यार देखिए इतनी शॉपिंग करके 10,000 का शर्ट ले गया, 5,000 की जीन्स ले गया, फिर 5,000 का शर्ट 10,000 की जीन्स ले गया, मैं नहीं खरीद पाऊंगा। वो अपने आप को हीन भावना से समझता है, वो जरूर इसका थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, तथा उसमें कुछ निराशा का भाव आ जाता है। तो बाजार में अमीर और गरीब ग्राहकों के भेदभाव थोड़ा सा बढ़ता जरूर है, ठीक है। समता की हानि होती है, वहाँ पर समानता की हानि होती है, तथा असंतुष्टि तथा असंतोष का भाव उत्पन्न हो जाता है। इस हिसाब से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है भाई, ध्यान समझना ना। एक बार अपने अच्छी बात बताई मार्केट की कि मार्केट सामाजिक समता या सामाजिक समानता पैदा करता है। दूसरी बात बताई कि सामाजिक असमानता भी पैदा करता है, कि गरीब और अमीर के बीच में यहाँ पर फर्क देखने को मिलता है। फिर क्वेश्चन 5वां है कि आप अपने तथा समाज से कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें, क्वेश्चन है बुक का, कि जब पैसा शक्ति का मतलब जो आपके पास में जो पैसे की पावर है वो के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ। सेकंड है जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई। दोनों के बारे में आपसे बहुत बढ़िया क्वेश्चन, दोनों के बारे में अर्थ पूछा। पैसा पावर है, पैसा शक्ति है, कैसे? पहले थोड़ा सा अपन लिखेंगे ना कि पैसा पावर है, क्योंकि इन्होंने वर्ड यूज़ किया है कि पैसा पावर है, पैसा शक्ति है। यहाँ पर भी पैसा पावर, दोनों इस क्वेश्चन के अंदर पैसे की शक्ति के बारे में पूछा है। इसलिए आंसर लिखने से पहले इस वर्ड को थोड़ा समझा दो 2 लाइन में, तो एक शानदार आंसर बन जाएगा। उसके बाद में फिर दोनों को बारी बारी अपन उठा लेंगे। तो आंसर ही लिखना कि पैसा पावर। इसका क्या मतलब है कि ये कथन आज के युग में बिल्कुल सही प्रतीत होता है कि पैसे में बहुत पावर है, शक्ति है, और वह व्यक्ति की अनेक कामनाओं की पूर्ति करने का साधन भी है। बिल्कुल सही, जिसके पास पैसा है वो अपनी इच्छाओं को, कामनाओं को पूरा कर सकता है। पैसे, वाकई पैसे में शक्ति है, पावर है। अब अपन एक एक लेंगे। पहला क्वेश्चन था कि जब पैसा शक्ति के परिचय के रूप में प्रतीत होता, कब पैसा एक शक्ति रूप हमें दिखता है? वो तो मैंने पहले ही बता दिया था कि गाड़ी घोड़ों से, रहन सहन से, घर महल, बैंक बैलेंस सबसे दिख जाता है। तो जिनके पास काफ़ी पैसा है उनके बच्चे कीमती मोटर कारों में घूमते हैं या स्कूल जाते हैं, बिल्कुल सही है। अधिकाधिक फीस देकर प्रसिद्ध पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं, बिल्कुल सही है। डोनेशन के बल पर डॉक्टर बन जाते हैं। अब खूब सारे ऐसे डॉक्टर हम देखे होंगे, डोनेशन देके बिल्कुल डिग्री उठा लाएंगे, MBBS के डॉक्टर बन जाएंगे। खूब एग्जाम्पल ऐसे, ठीक है। डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे। और जो गरीब है उन्हें डोनेशन तक दे पाता, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होता कि लाओ साहब डोनेशन के तौर पे 5 लाख रुपए दीजिए, कहाँ से लाएगा गरीब एक साथ 5 लाख रुपए, ठीक है। तो डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं। लेकिन गरीबों के बच्चे फटेहाल पैदल ही चलकर
टाट पट्टी से मोहताज का मतलब है झोंपड़ी पट्टी में रहना। मोहताज साधारण स्कूलों में मुश्किल से पढ़ पाते हैं। इसमें पैसे की शक्ति का परिचय सहज में मिल जाता है कि असमानता का स्तर इस तरह बढ़ते ही चला जाता है। पहला क्या था कि पैसा कब पावर दिखाता है, तो ये सब बातें लिख सकते हो आप, ठीक है, कि वाकई पैसा है वो पैसा पावर बिल्कुल शक्ति का परिचायक है। लेकिन मैं फिर बता दूं कि पैसा कहीं पर काम कब नहीं आता। जैसे अभी कोविड आया था, कोरोना आया था, ज़बरदस्त तरह की महामारी भारत के अंदर आई थी। क्या हालत हुई लोगों की, बड़े बड़े पैसे वालों की 2 मिनट लगी, है ना, कहीं पर भी पैसा काम नहीं, क्योंकि ट्रीटमेंट ही नहीं है। कितना पैसा दोगे आप, कितना देने के, लोग अपने वजन के बराबर पैसा देने के लिए तैयार थे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ गई, प्रॉब्लम तो वहाँ आई कि उसका ट्रीटमेंट ही नहीं है, तो उस जगह अपन कह देंगे पैसा काम है, नहीं आ सकता, ठीक है। ये चीज़ है, इंसान की पूर्ति पैसा कभी नहीं, कमी जो है उस कमी को पूर्ति कभी नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। एक शहर के प्रसिद्ध व्यवसायी या फिर धन्ना सेठ मान सकते हो। धन्ना सेठ किसे कहते हैं, जो बड़ा व्यवसायी होता है, बड़ा बिजनेसमैन होता है। उसके जवान बेटे को कैंसर हो गया, ठीक है, और उसके उपचार में पानी की तरह पैसा खर्च किया गया और बड़े बड़े डॉक्टरों से महंगा इलाज करवाया गया, परंतु वह नहीं बचा सका। इस तरह जो उसकी जो जीवन रक्षा में पैसे की शक्ति का कोई काम नहीं आई, भले ही कितने बड़े पैसा हो। आज अंबानी है, ठीक है, इतना बड़े बिजनेसमैन है। अभी जैसे वो एक जो हमारे टाटा स्टील जो मिस्त्री टाटा की जो कंपनी है, उनके भी वो एक आपने देखा होगा, उनकी जो कोई वो बहुत बड़े थे, नाम बोल रहा हूँ उनका, तो उनकी डेथ हो गई एक कार एक्सीडेंट में। बहुत पैसा था, 1.5-2 करोड़ की कार थी, कहाँ पैसा काम आया। तो मतलब ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर हर जगह कहते हैं ना पैसा काम नहीं आता। तो ये सब बातें हैं। तो दोनों एग्जाम्पल आपको लेना था, एक कि कहाँ पैसा दिखता है, एक कि कहाँ पैसा होने के बावजूद भी कहाँ काम नहीं आता। कहते हैं ना कितने भी बड़े हो जाओ, जाना एक दिन कफन में लपट के ही है। तो वो चीज़ है, छोटे से कपड़े में ही वो चीज़ है। हमेशा किसी का भला हो सके तो भला करना चाहिए, ये चीज़ है। फिर अगला छठा, लेखक ने पाठ में संकेत किया है कि कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। क्या आप इस विचार से सहमत है? तर्क सहित आंसर दीजिए। कि बिल्कुल सही, हम लेखक इस कथन से बिल्कुल एग्री हैं, सहमत हैं कि बाजार की शक्तियाँ अर्थात मांग अधिक और पूर्ति कम, बिल्कुल सही होने से बिल्कुल सीधी सी बात है कि जैसे मार्केट है, ठीक है। और आप देखना एग्जाम जैसे स्कूलें खुलती है तो उस टाइम में बुक्स का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, कि आपको जैसे 10,000 बच्चों का एडमिशन हुआ कहीं पर, या फिर ऐसा मान लीजिए 10,000 बच्चे 10th के अंदर आ गए या 12 फर्स्ट ईयर्स में आ गए, 12th पास करके फर्स्ट ईयर में आ गए। अब 10,000 को एक साथ एडमिशन जब हुआ तो सीधी सी बात है, जैसे 12th पास हुए उनको बुक्स चाहिए, तो उस टाइम पर बुक्स नहीं मिलती है ना। तो उस टाइम पर इसको अपन क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि मांग तो अधिक है लेकिन पूर्ति कम हो रही है। 10,000 बुक्स चाहिए, मार्केट में 8,000 बुक ही है, कह दिया साहब 2,000 बुक्स अभी नहीं आई, मतलब तो उस टाइम पर वो क्या करेंगे, कोई बच्चा कहेगा कि किसी के पेरेंट्स कहेंगे नहीं मेरे बच्चे को चाहिए बुक्स, तो फिर वो क्या कर देंगे, रेट बढ़ा देंगे। वो कह देंगे हाँ मिल जाएगी, आपको अवेलेबल करा देंगे, लेकिन थोड़ी महंगी पड़ेगी। वही चीज़ है कि जब मांग अधिक और पूर्ति कम हो, समझ गए, डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, तो उस टाइम पर व्यापारी मूल्य वृद्धि कर देते हैं, मतलब रेट को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह मांग अधिक होने से दुकानदार शोषण और लूट पर उतराते हैं कि लूट लो, मौका है, उन्हें पता है कि इस टाइम पर उनकी ज़रूरत है तो लूट लो। उदाहरण के लिए बाजार में चीनी, प्याज और दालों के दाम आसमान छू रहे हैं, फिर भी कम ही मिल रहे हैं, समझ लो आप, ठीक है। तो इसका मूल कारण यह है कि लोगों की आवश्यकता या मांग की अधिकता है जो शोषण का रूप ले रही है। बिल्कुल चीनी है या फिर प्याज है, जो दालें हैं, आप देखो कितनी ज़बरदस्त इनकी रेटें चलती है और फिर भी आपको इनका ढेर दिखाई नहीं देंगे, कम ही नज़र आती है, मतलब मिलती कम है क्योंकि इनकी मांग ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो ये सब कारण भी इसका बढ़िया एग्जाम्पल बन सकता है। 7वां बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, स्त्री माया ने जोड़े। यहाँ माया जो शब्द है ना, माया शब्द किस ओर संकेत कर रहा है? स्त्रियों द्वारा माया जोड़ना प्रकृति प्रदत्त नहीं बल्कि परिस्थितिवश है। ये कौन सी परिस्थितियां होंगी जो माया जोड़ने के लिए विवश कर देती है स्त्री को? काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो अपने जब इसके पाठ का सारांश पढ़ा था तो जो लेखक का पहला दोस्त था जो मार्केट से शॉपिंग करके ले आता है, उसने कहा कि इतना बड़ा बंडल क्यों उठा के ले आए, तो उन्होंने कहा था कि अपनी पत्नी की ओट ली थी, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि जो स्त्री जो है वो घर गृहस्थी चलाती है, बिल्कुल चलानी होती है स्त्री को, उसे घर की सुविधाओं एवं ज़रूरतों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। माया शब्द जो है इससे धन संपत्ति तथा सांसारिक आकर्षण की ओर संकेत हुआ है। यहाँ पर जो माया शब्द है ना, माया का मतलब धन, पैसा,
धन संपत्ति या फिर जो सांसारिक आकर्षण है जो हमें लुभाता है, ठीक है, चाहे वो अच्छे बंगले हो सकते हैं, अच्छे कपड़े हो सकते हैं, अच्छी गाड़ियाँ हो सकती हैं, वो सब उनकी तरफ संकेत है। और जो गृहस्थी की ज़रूरतों को पूर्ति के लेकर पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को कुछ अधिक ही सचेष्टा रहती, बिल्कुल सही, सचेष्ट रहती है वो स्त्रियाँ रहती है कि नहीं अपना घर अच्छा होना चाहिए, हमारे पर्दे चेंज हो जाने, ये पर्दे अच्छे नहीं है आजकल, पर्दे अच्छे हो जाने चाहिए, ये फ़ैन अच्छा नहीं है, यहाँ पर एसी लग जाना चाहिए, यहाँ पर पंखा लगना चाहिए, यहाँ पर ये वाली लाइट अच्छी नहीं है। मतलब ऐसी स्त्रियों की ज़्यादा थोड़ी गृहस्थी, घर को सजाने की इनको स्त्रियों की ज़्यादा होती है, ठीक है। तो माया, और या फिर कहते हैं कि नहीं हमारे पास में भी 8-10 लाख रुपए सेविंग होनी चाहिए, हमारे पास में भी एफडी होनी चाहिए, ये होना चाहिए। तो माया को जोड़ना स्त्रियों को थोड़ा सा ज़्यादा मतलब होता है। तो माया जोड़ना या साधन सुविधाओं का विस्तार करना प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, और ये प्रकृति प्रदत्त गुण है। बिल्कुल हर कोई सुविधा में रहना चाहता है, हर कोई अपने को मतलब ग्रोथ करना चाहता है, परंतु कभी कभी क्या होता है कि परिस्थितिवश भी ऐसा करना पड़ता है। ये भी है। कैसे? परिस्थितिवश का मतलब है कि आज हमारे पड़ोसी स्कॉर्पियो लेके आया है, तो अपन क्या कहेंगे कि यार पड़ोसी स्कॉर्पियो लेके आया, अपन तो क्या लाएंगे, अब फॉर्च्यूनर लेके आएंगे। अब जब अपन फॉर्च्यूनर लेके आ जाएंगे, अपने पड़ोसी सोचेंगे कि यार इसके पास फॉर्च्यूनर तो है, तो अपन क्या लेते हैं, अपन ऑडी ले आते हैं, तो वो ऑडी ले आता है। तो मतलब ये कुछ परिस्थितिवश भी ऐसा हो जाता है कि ऐसा करना पड़ता है, मजबूरी है, पड़ोसी के सामने थोड़ा वो दिखाना ना, रौब दिखाना। तो जैसे स्त्रियाँ स्वयं को सुंदर, सजी धजी और संपन्न दिखाने की इच्छा रखती है, ठीक है, फलाने ने बहुत साड़ी शानदार पहनते, उससे बढ़िया लेके आऊँगी, ये वो सब बातें आपने सुनी होगी। तो इस कारण वे क्रीम पाउडर आदि भी लगाती है, क्रीम पाउडर सामग्री ये सब तो है ही, 1.5-2 किलो मेकअप है ना, घर का सजावटी सामान तथा नए नए कपड़े आदि के साथ आभूषणों की खरीद करती है, ये सब होता है, ठीक है। तो इस तरह की जो प्रवृत्तियों के कारण वे माया को जोड़ने को विवश हो जाती है। समझ में आ गई? तो ये स्त्री के बारे में कुछ बातें थी, माया शब्द के बारे में वो अपन ने देख लिया। 8वां क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्र जी के अनुसार परचेजिंग पावर यानी क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर मतलब क्रय शक्ति क्या है, और बाजार दर्शन पाठ के आधार पर आपको इसका आंसर देना है। छोटा क्वेश्चन 2 मार्क्स में। तो ज्ञानेंद्र जी के अनुसार परचेजिंग पावर का अर्थ है क्रय शक्ति। परचेजिंग पावर वाले व्यक्ति बाजार को विनाशक शक्ति प्रदान करते हैं। वो सोचते हैं कि बस मैं तो अभी खरीद के ले आऊँगा, तो वो बाजार को फालतू की शक्ति, फालतू मार्केट को मजबूत बना के जाते हैं, जो कि एक बेकार शक्ति है, विनाशक शक्ति है, जो लोगों का नाश करने वाली है। क्योंकि ऐसा बेफिजूल खर्ची करना गलत चीज़ है, ठीक है। और वे निरर्थक प्रतिस्पर्धा बढ़ाते हैं, कंपटीशन फालतू बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये बाजार पर अपना रोब जो बताने के लिए अथवा स्वयं को संपन्न बताने के लिए काफ़ी कुछ ज़रूरत न होने पर भी खरीदारी कर लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं परचेजिंग पावर, ठीक है, कि मेरा ईगो रहेगा, मार्केट के लोग जानेंगे ये फलान जी आ गया, ये तो देखना अभी 10,000 की शॉपिंग करेंगे। तो इस सब की वजह से ये सब। 9वां, परचेजिंग पावर का रस किन 2 रूपों में प्राप्त होता है, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर उनको बताना है। तो परचेजिंग पावर का रस जो 2 रूप है, पहला तरह तरह की चीज़ें खरीदने, मकान, कार आदि सुख विलास की चीज़ें खरीदने से प्राप्त होता है, एक बात। तो दूसरा, कुछ लोग ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत ही नहीं रहती, ठीक है, परंतु बाजार पर अपना रोब जमाने के लिए अथवा स्वयं को संपन्न बताने के लिए काफ़ी कुछ खरीद लेते हैं, जो परचेजिंग पावर के कारण गर्व एवं आनंद का अनुभव करते हैं। ये 2 रूप होते हैं, एक जो अपने ऊपर कंट्रोल रखता है, एक जो ज़बरदस्ती खरीदता है अपना रोब जमाने के लिए, अपना पावर दिखाने के लिए, वो सब। तो 2 रूप अपन को पता ही है, परचेजिंग पावर के हमेशा ही 2 ही रूप होंगे, ये बात अपन ने पढ़ ली। 10वां, ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा, स्पष्ट कीजिए। देखो, लेखक बताता है कि जिसमें लोग आवश्यकता से अधिक सब कुछ खरीदने का दम्भ भरते हैं, दम मतलब हिम्मत रखते हैं, अपनी परचेजिंग पावर से बाजार को पैसे की विनाशक शक्ति देते हैं, ऐसे बाजार में छल कपट, लूट खसोट और मनमाना व्यवहार बढ़ता है। लेखक ने ऐसे बाजार को विडंबना, मानवता के लिए विडंबना, बिल्कुल सही है। अगर अपन लोभ लालच में नहीं आएंगे, वो कहेंगे कि आज सेल लगी है, ज़बरदस्त तरीके से दिवाली ऑफर, 5,000 की शॉपिंग पे 2,000 की ये वाली चीज़ फ्री, ऐसे लोभ लालच में लोग आते हैं। इसलिए वो हर साल दिवाली, होली, ईद, जो भी त्यौहार अपने होते हैं, उन सब के ऊपर ऐसी चीज़ें सामने लाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग उल्लू बनेंगे। कोई झूठ में लूट खसोट कर रहा है, कोई गली में पता नहीं क्या क्या ऐसे दुकान छोटी चला के बड़े बड़े वो कर रहा है। तो ये सब क्यों होता है कि अपन ऐसे माया जाल में फंसते हैं, ठीक है। तो ऐसी सभी विडंबना है, कोई मार्केट नहीं है। वो मार्केट वो है कि एक कस्टमर आए, जितनी जो ज़रूरत है ईमानदारी के साथ उसको वो दी जाए, कोई मिलावट उसके अंदर नहीं हो। आप देखना मिठाइयों में कितनी मिलावटें होती है, बेफिजुल में उसके नाम के पैसे लेते हैं, ठीक है, 1,000 रुपये किलो मिठाई बेचते हैं,
जबकि 100-200 रुपये की भी नहीं होती, नकली डालडा घी उसमें यूज़ किया जाता है। तो ये सब बातें पकड़ में आ रही है अभी। तो उस टाइम पर हम कह सकते हैं कि वो मानवता के लिए वो मार्केट नहीं है, वो एक विडंबना है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इससे लेखक क्या कहना चाहता है? बाजार दर्शन पाठ तो बिल्कुल सही, मन खाली अगर होगा ना तो ज़्यादा खरीदारी होगी। इसलिए मन पे कंट्रोल रखो, मन भरा रखो कि नहीं यार मुझे ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ मैं ऐसे चला लूँगा अगर चल रही है तो। इसे लेकर कहना चाहता है कि बाजार जाते समय मन में किसी निश्चित वस्तु को खरीदने का लक्ष्य रखना चाहिए। बस ये फिक्स होना चाहिए कि मैं मार्केट जा रहा हूँ तो क्यों जा रहा हूँ। जैसे भगत जी चीनी और नमक लेने गए थे, फिक्स था उनका। अब चाहे आप कितना ही मार्केट दिखा दो, सीधा चीनी और परचूनी दुकान पे गए, चीनी नमक उठाए, घर आ गए। वैसे लक्ष्य टारगेट फिक्स रखो। प्राय देखा जाता है कि बाजार की जो चकाचौंध है उसमें हम पढ़कर लोग व्यर्थ की वस्तुएं भी खरीद लेते हैं। अतः मन भरा होने से बाजार के दोषों से बचा जा सकता है, ठीक है, और धन का दुरुपयोग भी नहीं होगा। ये चीज़ बहुत शानदार। अगला, चूर्ण वाले भगत जी पर बाजार का जादू क्यों नहीं चलता है, अथवा भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चलता, क्या कारण है, क्यों? तो भगत जी का चूर्ण बहुत फेमस था, प्रसिद्ध था, हाथों हाथ बिक जाता था। वे एक दिन में 6 आने से अधिक नहीं कमाते थे और इतनी कमाई होते ही बाकी चूर्ण बच्चों में मुफ्त मार देते थे। और बाजार से काला नमक और जीरा खरीदने जाते तो सीधे पंसारी के पास में जाकर और खरीद लाते। उन पर चौक, जो चांदनी चौक था, उसका बाजार का न कोई आकर्षण रहता था और न कोई लालच। बाजार की चकाचौंध से मुक्त रहने से ही उन पर उसका जादू नहीं चला। बिल्कुल मुक्त थे, मुझे क्या करना है, मुझे चूर्ण बेचना है, मेरा काम है चूर्ण बेचना, फिक्स है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा धंधा है। तो मैं जाऊंगा, चूर्ण में जो चीज़ लगती है, चाहे वो काला नमक हो, चाहे वो जीरा हो, वो लेके आ जाऊंगा। दैट्स इट, मुझे क्या करना है, ये चीज़ है। तो अपने मन पे काबू रखो, ठीक है, अपने आप कोई ऐसी लालच में बनाई पड़ेंगे। फिर लेखक ने किस अर्थशास्त्र को मायावी या अनीति शास्त्र का, जैसे अपने पाठ का सारांश पढ़ा था, लास्ट में 2 लाइनें पढ़ी थी, लिखी हुई थी, तो लेखक ने किसको कहा है? तो लेखक ने धन व व्यवसाय में उचित संतुलन रखने, विक्रय लाभ आदि में मानवीय दृष्टिकोण रखने से अर्थशास्त्र को उपयोगी माना जाता है। ये अपन को पता है कि इकोनॉमी या अर्थशास्त्र कब उपयोगी होता है, जब ये सब होता है। लेकिन जब बाजार का लक्ष्य अधिक से अधिक लाभ अर्जन करने का हो, जब मार्केट ये चाहता हो कि बस लूट लो लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा बस अपन को तो प्रॉफिट लेना है, चीज़ से मतलब नहीं है, इंसानियत से, मानवता से कोई मतलब नहीं है, उस टाइम पर तरह तरह के विज्ञापन देगा, वो प्रदर्शन द्वारा ग्राहकों को गुमराह करेगा। आप देखें ना, खूब सारे कोचिंग वाले भी ऐसे हैं, 1-2 कोचिंग तो इतनी है कि वो रोज़ ही ऐड देते हैं, ज़बरदस्त तरीके से ऐसे ऐसे ऐड देंगे, बच्चे उलझ जाते हैं और उस लालच में आके उसके कोर्स को खरीद लेते हैं, जबकि उस कोर्स में एक्चुअल में आपको पता है क्या रियलिटी है। तो ये सब ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन जो देता है ना, समझ जाना वह नकली है मामला, ठीक है। तो छलने का होता है, जो लोगों को छल कपट से छल लेते हैं, और तब उस अर्थशास्त्र को मायावी या अनीति शास्त्र कहते हैं। देखो, अर्थशास्त्र अच्छा है बिजनेस करने में, इकोनॉमी अच्छा है, हमें उस अर्थशास्त्र का मतलब है हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जो अच्छा अर्थशास्त्री होता है वो बहुत कुछ कर सकता है, वो माइंडेड होता है, उसके कुछ आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र कब मायावी या अनीति शास्त्र बन जाता है? जब लोग सिर्फ लालच के बल पर, अपने लालच स्वार्थ सिद्ध के लिए जब दूसरों का शोषण करते हैं, तो उस टाइम पर वो अनीति शास्त्र बन जाता है, ठीक है। फिर 14 है, बाजार जाओ तो खाली मन न हो, खाली मन न हो। देखो, अभी अपन ने पीछे क्वेश्चन पढ़ा, जब खाली मन हो, ये क्वेश्चन है खाली मन न हो। इससे लेखक का क्या मतलब है? तो इसका आशय यह है कि मन में अमुक चीज़ लेने का लक्ष्य हो, मन उसी चीज़ तक सीमित हो, तथा बाजार में फैली हुई नाना प्रकार की जो चीज़ें हैं, नाना मतलब तरह तरह की चीज़ों के प्रति कोई आकर्षण न हो। आवश्यकता की चीज़ें खरीदना, बाजार के आकर्षण से बचना और क्रय शक्ति का दुरुपयोग न करना, इसी में बाजार की असली उपयोगिता है। तो ये मतलब होता है मन का खाली नहीं होना, कि भाई फिक्स है, मुझे ये नमक और जीरा लेके आना है, चुपचाप काला नमक और जीरा लेके आ जाऊंगा, बाकी मेरा मन भरा है, खाली नहीं है, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत वाली चीज़ लेके आ जाऊंगा बस। 15वां, शून्य होने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को पढ़ा था अपने सारांश वाले चैप्टर में, क्लास में। तो लेखक ने ऐसा किस पर्पज से कहा, किस उद्देश्य से कहा है? तो लेखक ने ऐसा मनुष्य और परमात्मा में अंतर बताने के लिए कहा है कि मनुष्य और परमात्मा में एक डिफरेंस होता है। भगवान मान लो, परमात्मा मान लो, उन्हें मनुष्य में डिफरेंस होता है। परमात्मा सनातन भाव से संपूर्ण है, बिल्कुल कंप्लीट है, जबकि मनुष्य तो अपूर्ण है, इसमें कोई इच्छा शेष नहीं। भगवान को सब संपन्न है, उनको सब कुछ मिला हुआ है। भगवान बिल्कुल सनातन भाव का भाव रखते हैं, बिल्कुल संपन्न है वो, उनको उनका मन बिल्कुल शून्य है, कुछ नहीं चाहिए उनको, ठीक है। उनकी कोई इच्छा शेष है ही नहीं, जबकि मनुष्य तो अपूर्ण है,
कभी भी मनुष्य का मन नहीं भरेगा, आप देख लेना कभी भी, ठीक है। ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ होगी जो उसके मन को भाएगी और मन कर जाएगा कि हाँ, ठीक है। तो उसके मन में इच्छाओं का उठना स्वाभाविक है। मनुष्य का मन बंद नहीं रह सकता, ठीक है। यदि उसका मन बंद हो जाएगा तो वह शून्य हो जाएगा। तो मनुष्य के द्वारा सभी इच्छाओं का निरोध कदापि संभव नहीं है। ये तो परमात्मा के साथ में है, ठीक है। फिर 16वां, बाजार दर्शन निबंध का प्रतिपाद्य। ये ध्यान रखना, प्रतिपाद्य बहुत बार पूछा जाता है, स्पष्ट करें। छोटा सा है कि बाजार दर्शन निबंध में लेखक ने, मतलब प्रतिपाद्य का मतलब इसमें क्या क्या बातें हैं। तो इसमें निबंध में लेखक ने आधुनिक काल के बाजारवाद, और आधुनिक का मतलब अभी जो मॉडर्न मार्केट है, मॉडर्न मार्केट, मॉडर्न टाइम में, इस प्रेजेंट टाइम में जो बाजारवाद चल रहा है लोगों का, जो बड़े बड़े परचेज कर, बड़े बड़े होर्डिंग लगा देना, ज़बरदस्त मार्केटिंग करना, विज्ञापन दिखाना, इन सब और उपभोक्तावाद का चिंतन कर इसके मूल तत्व को समझाने का प्रयास किया है कि हमें इस उपभोक्तावादी संसार में फंसना नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ प्रॉफिट के काम, प्रॉफिट पर काम करते हैं। इस चैप्टर का मेन प्रतिपाद्य ये है कि व्यक्ति को बाजार के आकर्षण से बचना चाहिए, अपनी परचेजिंग पावर का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। परचेजिंग पावर का मतलब है खरीदारी, क्रय शक्ति, तथा मन में आवश्यकताओं का निश्चय करके ही बाजार जाना चाहिए, तभी उससे बाजार का जो प्रॉफिट है लाभ मिले। बिल्कुल कि मुझे ये चाहिए, तुरंत जाओ लेके आ जाओ, बात खत्म, बस, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन ले लिया मैंने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा ये भी। 4 तरह के क्वेश्चन, मन खाली हो, मन खाली न हो, मन बंद हो और मन में नकार हो। हालांकि इससे रिलेटेड बातें सारी पढ़ ली, लेकिन ये भी अलग अलग पूछा जाए तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन ये हो सकता है कि बाजार दर्शन पाठ में बाजार जाने या न जाने के संदर्भ में मन की कई स्थितियों का आपने जिक्र किया है। आप इन स्थितियों से जुड़े अपने अनुभवों का कुछ वर्णन कीजिए। जब मन खाली हो, 1, जब मन खाली न हो, 2, जब मन बंद हो मतलब शून्य हो, या फिर मन में नकारात्मक नेगेटिविटी। देखो नेगेटिविटी का एक मतलब बताता हूँ आपको। जब अपना कब कोई चीज़ पसंद नहीं आती है पर मन नहीं होता ना, तो अपन क्या कहेंगे, नहीं यार नकली है, ऐसे फालतू फेंक रहा है, ये तो कोई कॉपी है, ओरिजिनल है ही नहीं। वो होती है नेगेटिविटी, मतलब उस चीज़ के प्रति नेगेटिव रहना अपना, वो नकार होता है। अपन एक एक उठाएंगे तब सारी बातें कवर हो जाएगी। पहला, मन खाली हो। पहला क्या है, मन खाली हो, कि मैं बाजार की जो चकाचौंध है, इस चौंधियाती सजावट को देखकर अटक जाता हूँ, और अटक जाता हूँ रुक सा जाता हूँ, और अनावश्यक चीज़ों की चमक से आकृष्ट होकर, मतलब उसकी तरफ कहते ना वो आकृष्ट होकर, मतलब उसकी तरफ ऐसा मेरा मन करता है बहुत, आकृष्ट होकर उन्हें खरीद लाता हूँ। उदाहरण के लिए, मैं एक बार रिमोट से उड़ने वाला एक खिलौना जहाज़ खरीद कर लाया। वह घर पर एक दिन चला भी नहीं, परंतु एक दिन चला भी, परंतु दूसरे दिन वह खराब हो गया। तो इस तरह उसे खरीदने में पैसा व्यर्थ ही खर्च हो गया, कोई मतलब ही नहीं था उसका, फालतू ही खरीद लिया, क्योंकि मेरा उस टाइम मन खाली था कि वो ले लूँ, तो मैं वो रिमोट लेके लाया। ये एग्जाम्पल है, जैसे आपके साथ में हुआ होगा कि अपन रिमोट वाली कार जब चलाते थे, 800, 1000, 500 रुपये में रिमोट वाली कार ले आते थे। हालांकि अपन उस टाइम जानते नहीं थे, लेकिन कभी अपन थोड़े बड़े होने के बाद में जो समझ थी उस टाइम पर भी अपन ने खरीदी थी, तो उस टाइम पर फिर थोड़े दिन में क्या हुआ कि वो 2-3 दिन में खराब हो गई, फिर देखकर 1000 रुपये की चीज़ फालतू खरीद के ले आए। तो वो चीज़ है कि पैसा अपने फालतू वेस्ट बहा दिया, क्योंकि हमारा मन खाली था। एक, जब हमारा मन खाली न हो, जब मन भरा हुआ हो, तो मन खाली न होने से व्यक्ति बाजार की चकाचौंध को आकृष्ट नहीं कर पाता, ठीक है, उसकी तरफ आकृष्ट नहीं हो पाएगा, उसकी तरफ नहीं जाएगा, तथा फिजूल की चीज़ें भी नहीं खरीदता। जैसे मैं प्रतिदिन केवल सब्जी खरीदने जाता हूँ और केवल सब्जियाँ ही खरीद कर आता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं वो भी ले लूँ, वो कुछ नहीं, मैं बाजार की अन्य चीज़ों को देखता तक नहीं, क्योंकि मेरा मन भरा हुआ है। दूसरा, जब मन बंद हो, काफ़ी बढ़िया, बंद, तो जब मन बंद हो मतलब मन करे ही नहीं, तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। जैसे मिठाई का मधुर स्वाद अरुचिकर लगता है, बाजार की सजावट एवं रोशनी फीकी लगती है, कोई वस्तु आकर्षक लगती ही नहीं, अट्रैक्शन ही नहीं होता उनके प्रति कि नहीं यार कोई मज़ा ही नहीं है। तब वह व्यक्ति है मार्केट से वापस कि नहीं यार तो मन नहीं कर, कोई अच्छी बात थी नहीं मार्केट में। ये चीज़ कभी कभी मैंने ये भी देखा, कहते हैं ना कि आज तो अखबार में कोई ढंग की न्यूज़ ही नहीं आई यार, वही वाली चीज़ है। मतलब मन भी क्या है अपना बंद है, तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। एक, मन में नकार हो, मतलब हमारे मन में नेगेटिविटी हो, ठीक है, तो मन में नकारात्मक का भाव रखने से बाजार पूरी तरह से हमें छल कपट वाला लगता है कि नहीं धोखा है, ये तो फर्स्ट कॉपी है, तो मिलावटी है, नहीं बेकार है। उदाहरण के लिए, मावे की मिठाई में नकली मावे का मिश्रण लगता है कि नहीं वो स्वाद नहीं है, मिलावट है इसमें, इट मीन्स। और आइसक्रीम का एग्जाम्पल देख लो, आइसक्रीम से जो क्रीम मिली लगती है, क्रीम जो है वो मिली लगती है कि आइसक्रीम नहीं तो क्रीम सी मिली है, मतलब मिली हुई लग रही है। फैशन के कपड़े बेढंगे लगते हैं, ठीक है,
बेढंगे से लगते हैं, और सारे जो व्यापारी से लगते हैं तो ठग रहे हैं अपन को, ऐसा महसूस होता है। मतलब वो लोग जो नेगेटिव नहीं नहीं अरे यार मुझे पता है सब रहने दो आप, ये सब मिलावट है, ये नकली है, ये तो कॉपी है, ये ओरिजिनल है ही नहीं, मतलब ये सब अपन ऐसा करते हैं कि अपन को जो नकार। तो बहुत ईजी था। पहला, मन खाली हो। दूसरा, मन खाली नहीं हो, मन बंद हो, और मन में नकार हो, मतलब नेगेटिविटी हो। तो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन, ये चैप्टर बहुत कुछ आई थिंक आपको सिखा रहा होगा, और लाइफ में इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखना है, ध्यान रखना, क्योंकि हमें अपने मन पे काबू ज़रूर रखना है। ठीक है, ओके।